गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो एक बार आज हम स्टार्ट करेंगे वापस करंट अफेयर्स डिस्कशन अपना 17 जून का। और चार पांच इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। उन चारों पांचों आर्टिकल्स को हम एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल जो है वो है ऑकस सबमरीन एग्रीमेंट। राइट। ऑकस, ये ऑकस एक बेसिकली क्या है, ये जो दिख रहा है ना, ए है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। तो एक ट्राईलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। न्यूज में क्यों है? क्योंकि ऑकस जो सबमरीन एग्रीमेंट है ना, इसको अभी मतलब अभी इसको रिव्यू के लिए डाला गया है। किसके लिए? कि इसका वो लोग क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। कौन? जो तीनों जो कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। तो ट्राईलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। फॉर्मली इसको अनाउंस किया गया था सितंबर 2021 में। अब देखो ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन को अगर आप देखते हो, तो अगर आप पैसिफिक ओशन के अंदर, जहां पे ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देखते हो ईस्टर्न साइड में, ठीक है ना, जैसे ये अपना इंडिया हो गया और यहाँ से इंडिया के आप फार ईस्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन है। तो अब और चाइना यहाँ पे है। तो अपन जानते हैं कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक में भी बढ़ता जा रहा है। चाइना साउथ चाइना सी में भी अपनी जो हेजेमनी है उसको असर्ट करता है। इसका जो प्राइमरी गोल है ना इस पूरे सबमरीन एग्रीमेंट का, वो है कि चाइना के जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक में उसको काउंटर करना। तो अब क्या प्रोजेक्ट है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना, उस अगर ये मतलब जो एग्रीमेंट है अगर ये साइन हो जाता है तो ऑस्ट्रेलिया सेवेंथ कंट्री बनेगा जिसके पास न्यूक्लियर सबमरीन होंगे। तो इस पूरे एग्रीमेंट के ना दो पिलर हैं। जो पहला पिलर है बेसिकली वो न्यूक्लियर सबमरीन फॉर ऑस्ट्रेलिया है, कि ऑस्ट्रेलिया 3 सेकंड हैंड वर्जीनिया क्लास सबमरीन जो है यूएस से परचेज करेगा। ठीक है ना, 2032 में जो है, 2032 में ये स्टार्ट हो गई है। और 2032 में ये परचेज मतलब अभी उनकी जो एग्रीमेंट चल रही है, अगर एग्रीमेंट साइन हो जाता है, कंक्लूड कर जाता है, तो 2032 में वो 3 वर्जीनिया क्लास सबमरीन करते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पहला बना कि ऑकस सबमरीन एग्रीमेंट किन किन कंट्रीज में है, किन कंट्रीज के बीच में है? तो ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। दूसरा, कि अगर इसका पिलर वन पिलर टू अगर दो स्टेटमेंट हमारे पास आते हैं कि पिलर वन इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर सबमरीन फॉर ऑस्ट्रेलिया, लाइक they have given the statement like Australia will buy 3 second-hand Virginia class submarines। एक क्वेश्चन इसकी यहाँ से इस पॉइंट से भी एक क्वेश्चन और निकल सकता है कि जो वर्जीनिया क्लास सबमरीन्स हैं, ठीक है ना, ये किस कंट्री की है? तो ये यूएस के साथ मैच द फॉलोइंग में भी ये क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी रहती है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप एनालिसिस करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरा, मिलिट्री टेक कोलैबोरेशन की भी बात चल रही है, ठीक है ना, मिलिट्री टेक्नोलॉजी की, ठीक है ना। आज देखो तो वो क्या करेंगे, ये लोग कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेट करेंगे, जिसमें लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल्स होगा, एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज किया जाए मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए, और अंडर सी रोबोटिक्स। तो इसमें आप प्राइमरली अगर देखोगे ना तो सी मरीन जो है ना कैपेबिलिटी को एनहांस करने की ज्यादा बात है, ठीक है ना। यहाँ भी अंडर सी कैपेबिलिटी और न्यूक्लियर सबमरीन की बात हो रही है। तो इसमें जो एग्रीमेंट है ये अगर आगे कंक्लूड होता है तो ये एग्रीमेंट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? अब देखो इंडिया स्पेसिफिक अगर आप देखो तो ये हालांकि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन आगे डिस्कस करेंगे कभी ना कभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन करेंगे, तो अगर ऑस्ट्रेलिया अगर मजबूत है ना तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया में ना, अब इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया के अपने अच्छे रिलेशन जो है इंडिया शेयर करता है ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो चाइना को काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया हमारा एक बहुत अच्छा एलाई प्रूव हो सकता है इन फ्यूचर। ठीक है। तो एक ऑस्ट्रेलिया का अगर अपन मजबूत अगर ऑस्ट्रेलिया होता है तो ये अपने लिए बेनिफिशियल है। दूसरा, वो हमारे क्लोज नेबर में भी नहीं है, ठीक है ना। चलो दूसरा न्यूज, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है ना। सबसे पहली बात, इसको रिलीज कौन करता है? तो इसको रिलीज करते हो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है एक नॉन गवर्नमेंटल और एनजीओ है, ये थिंक टैंक है, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। क्लास शॉब ने इसको 1971 में इसको फाउंड किया था। इस ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय क्लास शॉब ऑन 24 जनवरी 1971। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखो इंडिया का रैंक कितना है, 131 आउट ऑफ 148, ठीक है ना। अब ग्लोबल जेंडर गैप जो इंडेक्स की अगर अपन बात कर रहे हैं, तो इंडिया के अंदर अब देखो एक लास्ट ईयर इंडिया का जो पोजीशन है ना, उससे इंडिया ने 2 पोजीशन स्लिप किया नीचे, ठीक है ना। पर इंडिया ने अपने ओवरऑल स्कोर में ना, ये जो है ना 64.1, लास्ट ईयर से जो 64.1 है, तो लास्ट ईयर से स्कोर में इंडिया के इंप्रूवमेंट है, इंडिया का स्कोर बढ़ा है, ठीक है ना। इंडिया का जो स्कोर है वो अगर आप देखोगे तो रैंक इंडिया का नीचे गया है। जैसे रैंक लास्ट ईयर 129 था, तो अब रैंक आगे बढ़ गया, लेकिन ओवरऑल वो स्कोर के अंदर इंडिया ने इंप्रूव किया है। इसका मतलब बाकी दूसरे कंट्रीज ने भी कंपैरेटिवली अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है। तो अब देखो इसमें बेसिकली जो ग्लोबल जेंडर गैप में हम 4 डायनेमिक्स की बात करते हैं, ठीक है ना। तो 4 डायनेमिक्स की जो अगर अपन बात कर रहे हैं तो इसमें एक है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। दूसरा अगर आप ले लो तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, कि भाई
अब जेंडर की बात करते हैं एक बार, तो एक तरफ मेल है, दूसरी तरफ फीमेल है, तो क्या दोनों के पास इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने के इक्वल अपॉर्चुनिटी है? ठीक है ना। एजुकेशनल अटेनमेंट, ऐसा तो नहीं है कि फीमेल के ऊपर कोई किसी कंट्री के अंदर ऐसे अपन रिस्ट्रिक्ट कर रखे हैं, ठीक है ना, कि आपको जैसे अभी अफगानिस्तान ने कर दिया कि फिफ्थ क्लास के बाद आपको पढ़ाई नहीं करनी, स्टैंडर्ड फिफ्थ तक ही आप पढ़ाई करोगे। तो एजुकेशन वाले पैरामीटर को भी वो जज करते हैं, ठीक है ना, एजुकेशन वाले पैरामीटर को भी कंसिडर किया जाता है, और उसके बाद ही वो आगे अपने डिसीजन को कंक्लूड करते हैं। उसके बाद उसको स्कोर देते हैं, एक बेसिकली ये स्कोर जो पूरा साइकिल चलता है ना, ये इस स्कोर को वो अलाइन करते हैं फाइनल, और फिर फाइनल स्कोर को अलाइन करने के बाद रैंकिंग सारी कंट्री को दी जाती है। फिर हेल्थ एंड सर्वाइवल, कि दोनों में मेल और फीमेल दोनों साइड से देखते हैं, इंडिविजुअली और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ठीक है ना। अब जैसे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो इंडिया के अंदर ना जो लेबर फोर्स, जैसे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे एक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आता है, ठीक है ना। तो इंडिया का जो LFPR है, वो मतलब इसके अंदर आप देखोगे तो ये इसके अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिली है, ठीक है ना, लेबर फोर्स में जो विमेन की पार्टिसिपेशन है वो भी इंक्रीज हुई है, ठीक है ना, और इंडिया ने 45.9 पे स्टडी और हाईएस्ट रिकॉर्डेड पार्ट जो है ये परसेंटेज है अभी LFPR का। क्लियर। और अगर आप देखोगे तो अर्न जो इनकम पैरिटी है वो भी इंडिया में इंप्रूव हुआ है। तो ओवरऑल इस वाले डायमेंशन ने इंडिया ने काफी अच्छा काम किया है। एजुकेशनल अटेनमेंट की बात अगर करोगे तो यहाँ पे फीमेल लिटरेसी जो रेट है वो उसमें भी इम्प्रूवमेंट अपन को देखने को मिली है। तो ये भी इंडिया ने काफी जो जो एनरोलमेंट है, जो गर्ल्स एनरोलमेंट है वो भी जो है इंक्रीज हुई है। तो इस पे भी, इस वाले में भी इंडिया ने स्कोर अच्छा किया है। हेल्थ एंड सर्वाइवल जो है, अगर सर्वाइवल की बात करो तो इंडिया ने जो सेक्स रेशियो है उसमें, और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है उसमें काफी जो है बेटर किया है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो सबसे जो लास्ट जो पैरामीटर है ना, यहाँ यहाँ हमारे पास ना, यहाँ हमारा स्कोर जो है वो थोड़ा सा डाउन गया है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें स्कोर क्यों गया? एक तो ना जो इसमें कंसिडर किया जाता है विमेन इन पार्लियामेंट, ठीक है ना। तो अभी 2020 अपने 2024 में जनरल इलेक्शन हुए थे, ठीक है ना, मोदी जी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने, तो 2024 में से पहले जो 2019 टू 24 का जो पार्लियामेंट सेशन था, उसमें पार्लियामेंट में 14.7% विमेन थी। कितने परसेंट? 14.7%। इस बार नंबर ऑफ विमेन जो है वो है 13.8% टोटल के। तो यहाँ पे अपने को डिक्लाइन देखने को मिला है। सो दिस रेट डिक्लाइन फ्रॉम 14.7% टू 13.8%, ठीक है ना। मिनिस्टेरियल रोल में भी पहले जो है ना, पूरे गवर्नमेंट में अगर आप देखो तो 6.5% टोटालिटी में जितने मिनिस्टर थे 6.5% वीमेन थी। अब इसको भी कम कर दिया गया है, अब है 5.6% वीमेन जो है वो मिनिस्टेरियल रोल में है। और ये सिर्फ पार्लियामेंट की बात नहीं हो रही है, टोटल अगर आप इंडिया में देखो तो अलग अलग कैबिनेट्स हैं, ठीक है ना। जैसे दिल्ली में सीएम बनी है, तो वो सीएम जो है वो रेखा गुप्ता जी, तो रेखा गुप्ता जी जो है वो इस कैटेगरी को फुलफिल कर रही है। लेकिन ये फिर भी पहले ज्यादा हुआ करता था, अब ये कम, ठीक है ना। तो ऐसे देखोगे तो आप वसुंधरा राजे नहीं रही है अभी, ठीक है ना। तो और भी बहुत सारे फीमेल मिनिस्टर्स जो हैं वो अब नहीं रहे, जिसमें स्मृति ईरानी थी वो मिनिस्टर थी, वो भी अब नहीं रही। तो यहाँ पे मिनिस्टेरियल रोल्स में भी डिक्लाइन देखने को मिला है, ठीक है। तो ये बहुत सारे जो कंपैरिजन है ना ये हमें देखने को मिले। पर अगर आप साउथ एशिया को टोटालिटी में देखोगे ना, तो साउथ एशिया में बांग्लादेश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है ना। बांग्लादेश जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म करके निकला है। तो बांग्लादेश ने साउथ एशिया का बेस्ट परफॉर्मर है। भूटान की भी रैंक हमसे बेटर है 119, नेपाल 125, श्रीलंका 130, और हम कहीं यहाँ पे श्रीलंका और मालदीव के यहाँ बीच में इंडिया का रैंक है 131। तो हमसे नीचे दो कंट्री है, एक है मालदीव और दूसरा है पाकिस्तान। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, ये आर्टिकल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था। कौन इंडिया का रैंक, इंडिया कि जो ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है रिलीज कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो WEF, क्या की डायमेंशन है, और उसके बारे में थोड़ा सा हमने डिटेल डिस्कशन किया। तीसरा ये इंपॉर्टेंट स्कीम है क्रॉप, ठीक है ना, CROPIC। तो ये दो वर्ड से बना है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो वर्ड है, एक है क्रॉप और दूसरा है पिक, ठीक है ना। तो यहां से बना, इसका मतलब क्या हुआ क्रॉपिक का, ठीक है ना। अब आप क्रॉपिक को ऐसे समझो कि क्रॉपिक अपने आप में एक स्कीम बनाया है अभी गवर्नमेंट ने एक। अब इसका पूरा फुल फॉर्म अगर आप देखो तो ये कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशंस एंड फोटोज ऑफ क्रॉप्स, ठीक है ना। तो क्रॉपिक इसकी बात करता है, किसकी? अब क्रॉपिक के अंदर क्या है, अगर आप देखो क्रॉपिक के अंदर, तो यहाँ पे जैसे एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ठीक है ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें क्या होता है, इसमें आपके अलग अलग क्रॉप्स के लिए, ठीक है ना, आपको अलग अलग इंश्योरेंस, ये एक तरीके का इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है ना, फसल बीमा योजना।
अब इसमें अलग अलग जो क्रॉप्स हैं आपके पास, उसके लिए आपको अलग अलग जो है ना अलग रेट पे, ठीक है ना, प्रीमियम पे करना होता है, ठीक है ना, राबी के लिए, खरीफ के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए। ठीक। तो अगर आप जो भी, अगर इसको टोटालिटी में अगर आप देख रहे हो, तो जैसे मैं आपको बताऊं कि, एक सेकेंड, यहाँ पे ये देखो, ये हो गया राबी, ठीक है ना, इस पे 1.5% प्रीमियम लगता है, ठीक है ना। खारिफ, यहाँ पे अपने को 2%, और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5%, हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर के लिए, ठीक है ना। ये फसल बीमा योजना कभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं स्कीम्स कराऊंगा ना, गवर्नमेंट स्कीम्स, तो सारी योजनाओं के बारे में जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसको हम डिस्कस धीरे धीरे करेंगे। पर फिर भी अगर अपन सुपरफिशियली इसको देखें, तो ये 3 कैटेगरी में अपन इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा इस स्कीम के अंदर, जो भी फार्मर है ना, वो रियल टाइम अपना जो फोटो है ना, जब भी आपका फसल का ग्रोथ साइकिल है, फसल आपने लगाया, बढ़ रहा है, ठीक है ना, उसकी आप फोटो लोगे, और फोटो आप रेगुलर अपडेट करते जाओगे, ठीक है ना, अपने। उसके बाद ये जो है ना एआई, एक एआई बेस्ड मॉडल होगा, वो क्रॉप किस टाइप का है, ग्रोथ स्टेज है क्या, कि उसमें कोई डैमेज है, क्यों, क्योंकि अगर आपने, आपकी फसल खराब होती है और आप इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर रहे हो अंडर प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना, तो यहाँ पे आपके लिए जो है एआई डायरेक्ट ही बता देगा, असेस करके एआई असेसमेंट हो जाएगा, और आपको जो, अगर आप जो कहते हैं ना जिसको ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स वगैरह की आपको जाके तरले मिनते करने सर प्लीज, तो ये सब नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ, अच्छा, एक और बात, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने, और जो योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके लिए पैसे जो है 825 करोड़, एक फंड है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये पहले से ही बजट में निकाल के रखा गया था इस योजना में, कि हम इस योजना को अगर कभी भी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ एसोसिएट करेंगे, तो हमारे पास पैसे चाहिए, तो पैसे बजट में आउटलेट टोटल जो है 825 करोड़ का था, इसी में से ये काम किया जा रहा है, ठीक है ना। इनिशियली ये 50 जो है डिस्ट्रिक्ट पे, उस पे इंप्लीमेंट किया जाएगा, बाद में जो है 50 डिस्ट्रिक्ट के बाद इनिशियली, ठीक है ना, इनिशियली 50 डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद जो है आगे फिर इसको एक्सपैंड किया जाएगा। क्लियर। चलो, नेक्स्ट, एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, ठीक है, सिंपल न्यूज है, वन लाइनर टाइप न्यूज है, एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, एक्सरसाइज ये एक मतलब बायलेटरल इवेंट था जो यूएसए और मंगोलिया आर्म फोर्स करती थी 2003 में, 2006 ऑनवर्ड से इसको मल्टीनेशनल एक्सरसाइज बना दिया गया, ठीक है ना, मल्टी नेशनल एक्सरसाइज बना दिया गया, मंगोलिया इसको होस्ट करता है। अब पीस टाइम में अगर आप देखो कई बार, तो हर कंट्री जो है आपस में मिलिट्री एक्सरसाइज करती है, ठीक है ना, इंडिया भी करती है अलग अलग कंट्री के साथ, ठीक है। तो उसमें अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी जस्ट जो 2025 का जो 22वां इटरेशन है वो उसको मंगोलिया ने होस्ट किया, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, तो इसके अंदर जैसे अगर आप दो कंट्री, और पहले दो कंट्री किया करती थी, अब बहुत सारी कंट्री साथ में आ गई है मल्टीनेशनल, इसमें इंडिया भी गई थी, इंडिया ना, इंडियन आर्म फोर्सेस का भी प्रेजेंस था वहां पे। तो इससे अगर आप देखो तो इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ती है, कल को आपको, और मिलिट्री रेडीनेस, अगर आप पीस सपोर्ट ऑपरेशन में जा रहे हो, यूनाइटेड नेशन का चार्टर है 6 की बात, चैप्टर का 6 को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे यूनाइटेड नेशन के, तो वहां पे है कि इंडिया पीस कीपिंग मिशन में, जो पीस कीपिंग मिशन जाती है दुनिया भर में, उसमें इंडियन आर्मी भी का, इंडियन आर्म फोर्सेस का बहुत हैवी कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना। हम बहुत ज्यादा, हम पैसे से इतना सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम मैन पावर से बहुत सपोर्ट करते हैं। तो तो इसका मतलब है कि अगर मान के चलो तीन चार कंट्री, कंट्री ए, कंट्री बी, कंट्री सी और कंट्री डी, और ये वर्सेस किसी ई कंट्री के अगेंस्ट जो है यहाँ पे पीस कीपिंग मिशन चला रही है, तो अगर इनके अंदर सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो इफेक्टिवली काम ही नहीं कर पाएंगे। तो इस इंटरऑपरेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, और मिलिट्री रेडीनेस को, कि पीस सपोर्ट ऑपरेशन में हम काम कर सके, ये लोग ज्वाइंट प्लानिंग, ज्वाइंट टैक्टिक ड्रिल्स, इनका फोकस होता है इन सब पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से काम करते हैं। तो इंपॉर्टेंट यही था कि खान क्वेस्ट कहाँ पे होता है, तो खान कोस्ट मंगोलिया में। इनिशियली ये पहला स्टेटमेंट हो गया कि ये क्या इंडिया इसका इनिशियल पार्टिसिपेंट था, तो नहीं, इनिशियल नहीं था, इनिशियल सबसे पहले यूएसए और मंगोलिया के बीच में होता था, बाद में 2006 ऑनवर्ड्स इसको मल्टीनेशनल बनाया गया, और बहुत सारी कंट्रीज को ज्वाइन करती है। 2025 में इसका 22nd एडिशन हुआ है। क्लियर होगी बात। चलो नेक्स्ट पे चले। अब ये हमारा जो है ये लास्ट आर्टिकल है, और ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ब्लू एनडीसी चैलेंज। एनडीसी कहते हैं नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना, ये एनडीसी चैलेंज, ठीक है ना। अब बैकग्राउंड समझने से पहले, जैसे देखो इंडिया के पास अगर देखो तो कुछ हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन हैं कि हम जो है ना वो क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, एनडीसी चैलेंज के अंदर। जैसे मान के चलो, अब एनडीसी, पहले मैं एनडीसी समझा देता हूँ होता क्या है, ठीक है ना। तो एनडीसी को सीधा बोला जाता है कि ये बेसिकली एक तरीके से क्लाइमेट प्लान होते हैं किसी भी देश के, जो किसी कंट्री के ओवरऑल एफर्ट को आउटलाइन करता है कि आप किस तरीके से इमिशंस को, जो एमिशंस हो रहे हैं, कार्बन एमिशंस, जो फुटप्रिंट्स हैं कार्बन के, उसको आप किस तरीके से रिड्यूस करोगे, और आप अडेप्ट करोगे जो क्लाइमेट, जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ 2015 में, उसमें जो क्लाइमेट चेंज की जो बात की
की गई कि किस तरीके से अडेप्ट करना है। तो एक अब ये याद रखना, COP21 ये एनवायरमेंट में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यूएनएफसीसी की, ठीक है ना, पेरिस में जो पेरिस एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं, तो 195 कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया था, तो वहां पे इसकी बात चली थी, ठीक है ना। अब काम क्या है, तो इसका एम सिंपल है, एक प्यारी सी स्टेटमेंट है, इसको तो लिख लो कभी भी, अगर COP21 या क्लाइमेट से रिलेटेड अगर आर्टिकल आता है, क्वेश्चन आता है, तो आप डायरेक्ट उसको मेंस में भी यूज कर सकते हो कि टू होल्ड द इंक्रीज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टू वेल बिलो 2 डिग्री, ठीक है ना, पूरे ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस जो है ना, उससे एबव प्री इंडस्ट्रियल एरा, ठीक है ना, प्री इंडस्ट्रियल एरा लेवल इससे नीचे नीचे 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ने नहीं देना है, ठीक है ना, और एफर्ट लगाना है कि किसी भी तरीके से लिमिट करना है टेम्परेचर को प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ज्यादा कितना, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, अब देखो इसके ना एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा है, जैसे कार्बन है, अब कार्बन एमिशन ज्यादा होगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो सी लेवल्स जो है वो सी लेवल्स में आपको राइज देखने को मिलेगा। तो जो कोस्टल कंट्रीज हैं, जो ठीक है ना, जो कोस्टल जो भी समंदर के जो नीचे जो लो लाइंग एरियाज हैं, और कोई भी कंट्री जिसका जो जैसे इंडिया है, तो इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट हो गया, ईस्टर्न कोस्ट हो गया, ये वल्नरेबल हो जाएगा, अंडमान वल्नरेबल हो गया, लक्षद्वीप वल्नरेबल हो गया, तो इनके सबमर्जेंस के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये किया गया, ठीक है ना। तो ये तो हो गया एनडीसी। तो एनडीसी के अंदर अब देखा जाए तो हर कंट्री ने अपने अपने टारगेट दिए। अब बात हो रही है, ये एनडीसी नहीं है, ये है ब्लू एनडीसी, और इसकी प्लानिंग चल रही है। क्यों? क्योंकि अभी COP30 होने वाला है ब्राजील के बेलम में, ठीक है ना, यूएनएफसीसी का, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का। तो वहां पे क्या किया है कि फ्रांस और ब्राजील ने ये ब्लू एनडीसी चैलेंज जो है लॉन्च किया है। अभी 3rd UN कॉन्फ्रेंस हुआ था नाइस फ्रांस में, तो वहां पे, ठीक है ना, 6 दूसरी कंट्री, और कंट्री को देखो तो ऑस्ट्रेलिया भी आपके पास और जो है समंदर में ही है, फिजी, कीनिया, ठीक है ना, और इसके चारों ओर ओशन है। तो इस टाइप रिपब्लिक ऑफ सेशल्स, ठीक है ना, पलाओ, तो ये 6 कंट्री जो है इन्होंने भी इस इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है। इसके अब फायदे भी हैं, देखो मरीन इकोसिस्टम से हमारे इसके 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो पूरे हो रहे हैं, 13 और 14, लाइव बिलो वाटर और क्लाइमेट एक्शन। अब इंडिया का अगर देखें, इंडिया स्पेसिफिक अगर डिस्कशन करें, तो पहला एनडीसी हमने 2015 में सबमिट किया था, और हमने 2022 में इसको अपडेट किया है। अब ध्यान से देखना, अभी मोदी जी गए थे ग्लासगो में COP26 के मीटिंग में, और उन्होंने एक पंचामृत का कॉन्सेप्ट दिया था कि इंडिया क्या करेगा, अपनी जो नॉन फॉसिल एनर्जी है, मतलब कोल नहीं, प्राइमरली नॉन फॉसिल, ठीक है ना, कोल पेट्रोलियम नहीं, तो नॉन मतलब जिसको रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, उसकी 500 गीगावाट की जो कैपेसिटी है उसको जनरेट करेगा बाई 2030। हमारी जो भी रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की, उसकी 50% जो है ना, 2030 में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी 50% हम रिन्यूएबल से जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे, उससे फुलफिल करेंगे। हम 45% रिडक्शन करेंगे जो जीडीपी का, जो हमारे 2005 लेवल में जो था, जितना 2030 में हमारी जीडीपी का 45% रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा। 1 बिलियन टन का रिडक्शन करेंगे जो कार्बन एमिशन है, जो है ना, 2030 तक हम 1 बिलियन टन का कार्बन रिडक्शन करेंगे, और नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070। ये पॉइंट समझाता हूं, नेट जीरो का कॉन्सेप्ट क्या होता है। नेट जीरो का कॉन्सेप्ट देखो, ऐसा तो है नहीं कि कार्बन का एमिशन नहीं होगा, ठीक है ना, तो नेट जीरो ऐसा तो है नहीं कि अपन गाड़ियां चलाना बंद कर देंगे, फैक्ट्री चलाना बंद कर देंगे 2070 तक, तो कार्बन का एमिशन होगा, पर जितना हम एमिट करेंगे ना उतना ही हम एब्जॉर्ब करेंगे, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करेंगे, हम पेड़ों को प्लांट करेंगे, एफोरेस्टेशन के, हम रिन्यूएबल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये चारों जो है ना, ये अल्टीमेटली ये जो पंचामृत में 4 अमृत है ना, ये 5वें अमृत को कॉम्प्लीमेंट करेगा। क्लियर? पर एक बात याद रखना, यहाँ स्टार लगा के मैंने, इंडिया का जो एनडीसी है ना, ये कोई सेक्टर स्पेसिफिक हमने मिटिगेशन ऑब्लिगेशन नहीं दिया है, ठीक है ना, कि हमने कोई सेक्टर की, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर जो है वो कम करेगा, या उस सेक्टर के लिए ही कोई स्पेसिफिक हम ऐसे पैरामीटर्स बनाएंगे, नहीं, ये पूरा एनडीसी जो है इंडिया स्पेसिफिक है, ठीक है ना। अब अगर आप ग्लोबल डायनेमिक्स में देखो, तो हमारे पास 2021 से 2030 को जो है इसको डिक्लेयर किया गया है, अगर क्या, कि इसको बोला गया है कि यूएन डेकेड ऑफ ओशन साइंसेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। फिर ग्लोबल ओशन अलायंस है, ये बोलता है कि वर्ल्ड ओशन का 30% हमें प्रोटेक्ट करना है बाय 2030। यूनाइटेड नेशन का एक ब्लू कार्बन इनिशिएटिव है, ठीक है ना, तो ये ब्लू कार्बन इनिशिएटिव जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और ग्लोबल ओशन ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्विंग सिस्टम है, जिसको यूनेस्को, डब्ल्यूएमओ और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है वो मिलकर चला रहे हैं। तो ये सारे ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं टू प्रोटेक्ट ओशन इकोसिस्टम, ठीक है ना। तो ये क्या है ग्लोबल। अब देखो, जैसे अगर आप इन सब की बात करो ना, जैसे ये अगर मैंने बात की, तो यहाँ भी कोस्टल जो ब्लू कार्बन इनिशिएटिव है, ये कुछ भी नहीं है, कोस्टल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने का ग्लोबल जो है पार्टनरशिप है, ठीक है ना, कि किस तरीके से हम मैनेज कर सके अपने कोस्टल और मरीन इकोसिस्टम को। क्लियर? ये एक फ्रेमवर्क है जिसकी मैंने बात की, गूस की, ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम, कि हम क्या कर सकते हैं, जो ओशन है उसको ऑब्जर्व करें, जो कि अगर आप देखो तो इसमें 3 ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है कौन कौन से, यूनेस्को, डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी। क्लियर? ब्लू कार्बन इनिशिएटिव अकेला यूएनईपी का है। डन? तो इस तरीके से हमने जितने सारे आज न्यूज थे उसको हमने कवर किया, ठीक है। अच्छा,
एक बात अगर आप इसमें अगर ध्यान से समझो, ठीक है ना, तो एक चीज और है कि जब मैंने पहला आर्टिकल जब मैं डिस्कस कर रहा था, ठीक है ना, एक सेकेंड, तो ये वाला ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का, ठीक है ना, तो यहाँ पे जब मैं डिस्कस कर रहा था तो मैंने एक बात बताई थी, उसके अंदर ना कुछ ग्लोबल ट्रेंड्स भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, इसके रिपोर्ट्स काफी अच्छे हैं। अब ग्लोबल ट्रेंड्स बोलता है कि हम ना इक्वालिटी अगर इंश्योर करना चाहते हैं ना, तो इक्वालिटी अगर सेम रेट पे इंश्योर करेंगे तो हमें 123 साल लग जाएंगे, 123 ईयर। तो हमें कुछ ना कुछ अपने को करना पड़ेगा, कुछ बेहतर करना पड़ेगा, कुछ स्पीड एक्सेलरेशन चाहिए हमें अच्छा खासा। अच्छा, टॉप कंट्री कौन कौन सी है? आइसलैंड होती है जनरली, ये अपने को पता है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जनरली इसके अंदर लिस्ट में आती हैं, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, यूके हो गया, ठीक है ना। अच्छा, पर इसके अंदर एक बहुत अच्छे इशू को हाईलाइट किया जाता है कि आज भी पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे तो टॉप लीडरशिप पोजीशन में, ठीक है ना, टॉप लीडर जिसको बॉटल नेक कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है ना, कि जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है और ये ऊपर आके, ठीक है ना, ये ऐसे हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है बॉटल नेक कि मतलब नीचे एंट्री बहुत ज्यादा, ऊपर आता है, तो ये वैसे भी नेचुरल है कि भाई ऊपर चेयर एक ही है तो वैसे भी कम आएंगे, लेकिन फिर भी विमेन की लीडरशिप पोजीशन में आप देखोगे तो सिर्फ 28.8% विमेन जो है पूरी दुनिया में टॉप लीडरशिप पोजीशन में है। 50% वीमेन है पूरी दुनिया में, माना जाता है 50-50। तो एटलीस्ट ये 45 से 50 के बीच में होना चाहिए, ये प्रोजेक्शन है। पर अभी भी हम बिलो 30% हैं टॉप लीडरशिप पोजीशन में विमेन का। क्लियर? तो थैंक यू। अब एक बार आप इन सारे आर्टिकल्स को अपने नोट्स के साथ आप एक बार कंपाइल करना और रिवाइज कीजिए, फिर मैं जो मेंस के आर्टिकल हैं वो भी डिस्कस करता हूँ, और धीरे धीरे जो है वीडियो भी चैनलाइज जो है सारे आने लग जाएंगे। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।